हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू झड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर 2 को। और इसका जो चैप्टर 2 है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत। कि आखिर एक प्रबंध का कार्य होता है किसी कार्य मानवीय कार्यों को करवाने की क्रिया, एक कला, विज्ञान इत्यादि के रूप में प्रबंध होता है। तो जब अपन प्रबंध करते हैं तो प्रबंध को करते करते इसके कार्यों को विश्लेषणात्मक करते हुए कुछ सिद्धांत क्या हो जाते हैं, अपने आप स्वतः ही बन जाते हैं। यानी कि किसी कार्य को करने का तरीका करते करते कुछ खोज, तथ्यों, कला इत्यादि आधार पर क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। तो वो जो निर्धारण कहलाता है वो क्या कहलाता है, सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ हम सबसे पहले देख रहे हैं कि आखिर प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है। तो किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत वे आधारभूत मार्गदर्शक बातें हैं जो अनुभव, शोध, विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब ये बता रहा है कि किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो या आप कोई ज्ञान ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो उसके संबंध में आधारभूत मार्गदर्शक बातें, जैसे कि क्या, माना कि आप व्यापारी हो और बिजनेस करते हो। बिजनेस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो। क्या कार्य होगा आपका, वस्तुओं को खरीदना और बेचना। तो उन खरीदने और बेचने की कला और उनको जिन लोगों ने पहले व्यापारी रहकर अनुभव कर लिया, शोध कर लिया कि किस तरह से अपने ग्राहकों से बात करनी चाहिए, किस तरह से अपने जो ग्राहक हैं उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको सेवाएं देनी चाहिए, इस पर जो जितने भी रिसर्च किए जाते हैं और जो एक विश्लेषण करके जो परीक्षण किया जाता है, उसके आधार पर कुछ बातें क्या कर ली जाती है, निर्धारित कर ली जाती है। तो वह क्या कहलाती है, प्रबंध के सिद्धांत। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए कुछ एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लाना है, या एक रोड मैप बना लेना कि ये कार्य इस तरीके से होता है। तो वो जो एक रोड मैप होता है वो क्या कहलाता है, प्रबंध का सिद्धांत। यह था इसका सामान्य अर्थ। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा क्या होती है। तो सिद्धांत एक आधारभूत विवरण या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य या विचार या तर्क का आधार होता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सिद्धांत एक आधारभूत विवरण, यानी कि आपने किसी कार्य को करने के लिए कोई रोड मैप बनाया तो उसका क्या है वो विवरण, या सर्वमान्य सत्य, यानी अब उस कार्य को इतने लोगों ने कर लिया कि ऐसा तो होगा ही होगा। आपको बता दिया कि सर्वमान्य सत्य है कि आप चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, लेकिन अगर आप चल ही नहीं रहो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो कि जब आप चलोगे तो क्या होगा, आप आगे बढ़ोगे, अपनी मंजिल की तरफ क्या करोगे, कदम बढ़ाओगे। तो क्या बोला, सर्वमान्य सत्य की मतलब आप कुछ कार्य कर रहे हो तो ऐसा होगा ही होगा, जो किसी कार्य या विचार या तर्क का आधार होता है। अब जैसे मैं बता रही कि अपन चल रहे तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अपनी दूरी क्या हो रही, कम हो रही है। लेकिन अगर अपन एक ही जगह बैठ के हाँ हम चले जाएंगे तो हम अपनी मंजिल की कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम धीमी गति से भी चलते रहे तो हम क्या करेंगे, मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। तो सिद्धांत ऐसी मार्गदर्शक बातें होती है जिन्हें कई बार सामान्य नियम या कानून के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे बता दिया किसी ने कि आपको मंजिल तक जाना है तो ये रास्ता है और आपको इस रास्ते पे चलना है। अब ये रास्ता किसने बनाया, जो लोग वहाँ पे पहले जा चुके हैं या बार बार जाते हैं, तो उन्होंने क्या बता दिया, एक रोड बना दिया। इसी तरह से अपने जो हाईवे हैं, कहीं से कहीं तक की दूरी है, वो दूरी कैसे बनी कि लोग वहाँ जाते हैं, जा के उन्होंने क्या करा, बता दिया। तो अपने को बता दिया कि हाँ ये रास्ता सबसे सही है। माना कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपने को कहीं जाना है, आप माना कि आप भीलवाड़ा से जयपुर जाना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि कैसा रास्ता है, कैसे मैं जाऊंगा, कितना दूर है। तो आपने जस्ट सिंपली गूगल मैप पे सर्च किया कि भीलवाड़ा टू जयपुर, आपको वो क्या बता देगा, आपको उसने दूरी भी बता दी, रास्ता भी बता दिया। तो वो क्या हो गया, एक तरह से सिद्धांत।
ठीक है, मतलब आपको भीलवाड़ा से जयपुर जाना था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूंगा, करूंगा, तो उसने एक आपको क्या दे दिया, एक रोड मैप दे दिया, आप इस रूट से जा सकते हैं। वो आपको ऑप्शन भी दे देगा, आप इससे जाना चाहते हैं, इससे जाना चाहते हैं, या इससे जाना चाहते हैं। तो क्या है, देखो अब वो सर्वमान्य सत्य है, सत्य तो है ही है कि भाई रास्ता तो यही है, आपको जयपुर जाना है तो इस रास्ते पे क्या करना पड़ेगा, जाना ही जाना पड़ेगा। फिर वो रहा कार्य या विचार या तर्क का आधार होता है। अब देखो वो जो सब चीज़ बता रहा है ना, वो अपने किससे बता रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। भाई उसने सर्च किया है, और आजकल जो ऑप्शन आता है कि हाँ इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इस पर ट्रैफिक कम है तो कम टाइम लगेगा, तो वो क्या होगा, उसके तर्क। फिर क्या बोला, ऐसी मार्गदर्शक बातें होती है। अब मार्गदर्शक क्या, वो आपको मार्गदर्शन तो कर रहा है कि आपको जाना है, आप अगर आप 2 व्हीलर से जाना चाहते हैं, 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, सबके ऑप्शन वो बताएगा ना कि अगर आपको इससे जाना है तो आपके लिए ये रूट क्या है, द बेस्ट रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, जिन्हें कई बार सामान्य नियम या कानून के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे हाईवे बन गया तो ये क्या हो गया, एक सर्वमान्य कानून बन गया कि हाँ भीलवाड़ा से जयपुर जाने के लिए क्या है, ये सही रास्ता है, परफेक्ट है, किसी को पूछना ही नहीं, आप हाईवे छोड़ो ही मत, जयपुर पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर ये तो क्या हो गया, प्रबंध का सिद्धांत। अब बता रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, आखिर एक प्रबंध का सिद्धांत कैसे होता है, किस तरह से कार्य करता है, या क्या है उसकी प्रकृति कैसी है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है कि गतिशील। अब प्रबंध क्या है, एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है। सबसे पहली बात तो प्रबंध क्या, कि किसी संस्था में स्थिर साधनों को कुछ इस तरह से प्रयोग करना कि क्या उस संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकते। और अपन ये उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, परिवर्तनशील संसाधनों का उपयोग करके। जैसे किसी संस्था में आपकी पूंजी, मशीनरी, आपका भवन, ये क्या हो गया, स्थिर संसाधन। और परिवर्तनशील साधन यानी कि क्या, आपके द्वारा लगाए गए मजदूर, उनसे उपयोग करवा के क्या करना, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो ये जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, समय और परिस्थिति के साथ क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और आप जैसे जैसे इसमें कोई रिसर्च करते हो, कोई टेस्टिंग करते चाहते हो, तो उसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और वो क्या और अच्छे से बेहतरीन, अच्छे से और अच्छे की तरफ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। फिर दूसरा बोल रहा है आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। अब ठीक है ना, आपको किसी कार्य को करने का तरीका बता दिया कि आप इस कार्य को ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप उस कार्य को उससे अच्छे तरीके से भी और कर सकते हो। तो ये क्या है, आपको सबसे एक फर्स्ट आइडिया दिया जाता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पास ही करना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 1 वीकली उठाई, एग्ज़ाम दिया और पढ़ लिए। फिर नहीं, मेरे को तो और अच्छा करना है, अच्छे परसेंट बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, बुक रेफर करोगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे, लेक्चर्स देखोगे। तो मेरा भी ये जो लेक्चर है आपके इसी तरह से क्या करेगा, आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से जब अपन किसी की ओर, तो अंतिम नहीं, कोई भी चीज़ क्या है, अंतिम नहीं, आधारभूत, वो आपका आधार है कि आप वहाँ से क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। इसी तरह से प्रबंध के सिद्धांत भी क्या है, आधारभूत है, यानी कि एक शुरुआती दौर है, यह क्या है, अंतिम नहीं है। आप अपनी प्रयासों के आधार पर आप इसे क्या कर सकते हो और आगे लेके जा सकते हो। फिर ये बोल रहा है कि लोचशील न कि जड़ या बेलोच, यानी कि अब जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये है लोचशील होते हैं। अब ये कोई गुरुत्वाकर्षण बल का नियम तो है नहीं जो फिक्स है कि भाई कभी बदलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, अपने परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। फिर बोल रहा है अगला सापेक्षिक, यानी कि रिलेटिव। अब प्रबंध के जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रबंध की बौद्धिकता के चुने हुए बीज कोश जिनका उपयोग सावधानी एवं बुद्धिमानी से करना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको कोई बता दिया बात, कोई रोड मैप दे दिया, लेकिन आप उसका सावधानी से प्रयोग करो। आपको बोल दिया कि हाईवे टू जाना है, आप जयपुर पहुंच जाओगे, अगर आपने ध्यान ही नहीं रहा, अब आपको कंटिन्यूस ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए आ रहे हैं, लेकिन आप तो जयपुर की तरफ ना मुड़ के किशनगढ़ की तरफ मुड़ गए, तो क्या करा आपने, सावधानी नहीं रखी, बुद्धिमानी यूज नहीं करी, तो वो सिद्धांत क्या हो जाएंगे, आपके रिलेटिवली हो जाएंगे। फिर अगला ये कह रहा है कि अपूर्ण या अयथार्थ सिद्धांत। ठीक है, अब जैसे ये बोल रहे हैं कि आपने किसी कार्य को कर लिया, तो हो सकता है उसके परिणाम आपको बार बार अलग अलग आ जाए। कोई संस्था जब अपने उत्पाद के लिए क्या देती है, विज्ञापन देती तो हो सकता है उसकी पहली बार में अच्छी सेल हो, फिर अगली बार विज्ञापन दे तो हो सकता है उसकी कम दर से वृद्धि हो। तो ये क्या हो सकता है, अपूर्ण या अथार्थ, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा।
फिर बोल रहा है कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो उत्पादन कंपनी हो, धर्मांत कंपनी हो, लाभकारी हो, अलाभकारी हो, कोई संस्था हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, क्या हो, सभी पे समान रूप से लगते हैं। फिर बोल रहा है सिद्धांत नीतियों से भिन्न। अब देखो नीति क्या होती है, नीतियां उस संस्था या जो भी आपकी कंपनी है उससे संबंधित जो सिद्धांत होते हैं ना, उन सिद्धांतों को ध्यान में रख के क्या बनाई जाती है, नीतियां। तो नीतियां क्या होती है, सिद्धांत से अलग होती है, भिन्न होती है। फिर है सिद्धांत नियम से भिन्न होते हैं। अब नियम से कैसे होते हैं कि देखो किसी कार्य को करने या न करने का क्या बना दिया जाता है, नियम बना दिया जाता है कि आप ये कार्य करोगे तो सही है, ना करोगे तो ऐसा। लेकिन सिद्धांत क्या है, एक आधारभूत कि आप किसी कार्य को ऐसा कर सकते हो, उसकी क्या है, शुरुआत है। तो ये क्या है, नियम नहीं है एक, इसे कोई भी लागू कर सकता है या नहीं लागू कर सकता है। तो ये क्या है, नियम से भिन्न है। फिर बोल रहा है सिद्धांत प्रबंध कौशल से भिन्न। अब ये क्या बोल रहा है, प्रबंध कौशल यानी कि आप कितना अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो या आपका कितना नॉलेज है, आपका कितना प्रबंधकीय ज्ञान है। तो जो प्रबंधी का आपका जो ज्ञान है उसको प्रबंधकीय कार्यों के लिए क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। तो प्रबंधकीय सिद्धांतों को प्रबंधकीय व्यवहार में केवल मार्गदर्शक तत्व के रूप में अपनाया जाता है। यानी कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप उसको किस तरह से करने के लिए यूज कर रहे हो। आपके पास अपार शक्ति है लेकिन आप उस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे, तो क्या है, सिद्धांत प्रबंध कौशल से भिन्न है। फिर इसका अगला जो प्रकृति है इसकी, वह है मानव व्यवहार से प्रभावित। यानी कि कोई भी सिद्धांत है जो क्या हो, मानव के व्यवहार से क्या होता है, परिवर्तित या परिवर्तनशील होता रहता है। फिर इसके बाद अगला जो है पॉइंट फ्रेंड्स, वह है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। यानी कि एक प्रबंधक जो है अगर वो प्रबंध के सिद्धांतों को उपयोग में लाएगा तो उसके लिए क्या होगा, उस संस्था के लिए, उस कंपनी के लिए वो किस तरह से महत्वपूर्ण रहेगा, ये बताया गया था। तो पहला बोला है कार्यकुशलता में वृद्धि। देखो अगर आप प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करोगे तो आपके कर्मचारियों द्वारा, आपके वर्कर्स द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा क्या हुई, आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि। और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तो क्या होगी, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति। फिर इसके बाद बोल रहा है सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। अब किसी कार्य को आपको बता दिया कि यहाँ से शुरू करना है और इस सिरे तक आपको जाना है, यानी आपको क्या सही दृष्टिकोण दे दिया, सही दृष्टिकोण भी दे दिया और उसको कार्य को करने का तरीका भी बता दिया, तो क्या होगा, आपका विकास। तो क्या हो जाएगा, विकास में योगदान। फिर बोल रहा है प्रबंध की कार्य की प्रकृति का स्पष्टीकरण। यही बोल रहा है कि आप का जो प्रबंधक है ना, प्रबंध क्या कार्य करेगा, उसकी प्रकृति कैसी है, किस तरह से होगा। तो सिद्धांत में उन सबका क्या है, स्पष्टीकरण है कि ये कार्य इस तरह से हो सकता है, इसका यह सिद्धांत है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। फिर बोल रहा है प्रशिक्षण में सुविधा। अब आपको कोई बता दिया काम कि ये काम है और आपको ये काम करना है और आपको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग वाले को भी क्या हो गई, सुविधा हो गई कि आपको जयपुर जाना है। तो क्या जयपुर जाना है, पहले आपने अपना उद्देश्य निर्धारित करा और फिर उस जयपुर जाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप हाईवे टू हाईवे जाओगे, आप जो भी लैंडमार्क आपको मिलेंगे रास्ते में आप उनको देखोगे, आपका यहाँ पे ना हाईवे आपको दो भागों में मिलेगा, तो आपको राइट में टर्न लेना है या लेफ्ट में टर्न लेना है। तो क्या हो रही है, आपको सुविधा हो रही है। फिर बोल रहा है प्रबंध की सोच में रुचि। यानी कि जैसे जैसे अपन प्रबंध का कार्य करते जाते हैं वैसे वैसे क्या हो गया, अपने नए अपने को नया नया रिसर्च होगी, नई रिसर्च होगी तो अपन क्या करते जाएंगे, अपना नया विकास होता जाएगा। और जो बातें अपनी विकास है वो क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। जो विकासशील है वो विकसित और जो अविकासशील है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे विकसित की श्रेणी में आती जाएगी और अपने पास क्या नए नए अपॉर्चुनिटीज आएगी अपने हाथों में। फिर अगला जो पॉइंट है वह है फ्रेंड्स सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। अब सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे, जब कोई कार्य अच्छा होगा, आपके आर्थिक संसाधनों का अच्छे से उपयोग आएगा, आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो सब कुछ जब अच्छा होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके सामाजिक उद्देश्य भी क्या होंगे, पूरे होंगे। फिर अगला बोल रहा है प्रबंध पेशे का विकास। अब है ना, आप किसी कार्य को किसी कंपनी में करने के लिए आजकल मैनेजमेंट की पोस्ट आने लगी, तो ये एक प्रोफेशन के रूप में क्या हो रहा है, उभर रहा है। हर जगह आपको मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, तो प्रबंध के पेशे का विकास हो रहा है, एक नई आपकी एम्प्लॉय की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। फिर बोल रहा है प्रबंधकीय कार्यों का समुचित निष्पादन। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि प्रबंधकीय कार्य यानी मैनेजरियल फंक्शन जो होते हैं, जो कि कंपनी के प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं, उनको क्या है, ये उनके जो कार्य क्या होते हैं, नियोजन, संगठन यानी कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना,
आप उनको निर्देश देना, ये जो भी होते हैं ना सिद्धांत, वो क्या कहते हैं, उन सब को बेस मान के प्रबंधकीय अपना कार्य करता है और अधिक से अधिक क्या करता है, सफलता की प्राप्ति। फिर अगला जो पॉइंट है वह है जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान। अब देखो, अगर आप कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी चुनौती भी होती है ना, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते तो वो क्या हो जाती, पूरी हो जाती। अपन सोचते कि अपने को बहुत दूर जाना है, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन अब जब हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो अपनी दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जटिल समस्याओं में भी अपन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सिद्धांतों का पालन करते हुए करेंगे तो अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी समस्याएं क्या होती जाएगी, सुलझती जाएगी और अपनी समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान होगा। तो जो प्रबंध के सिद्धांत है वो क्या करते हैं, आपकी समस्या के समाधान में योगदान करते हैं। तो ये तो थे फ्रेंड्स कि प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है, वो किस तरह से प्रबंधक को क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब अपने को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रखे हैं। अब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। इसमें से जो एक मोस्ट है फेयोल, अर्थशास्त्री फेयोल के कुछ सिद्धांत हैं जो उन्होंने प्रतिपादित किए गए हैं। तो उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे फेयोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वह है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में फेयोल अर्थशास्त्री ने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति सब काम में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप अपन पढ़ाई करते हैं, अपनी हर क्लास में 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो अपन हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें अपन 100% है कि हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसी तरह से आपके जैसे घर का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पापा है, भाई है, बहन है, तो क्या होता है, सबका अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और एक वीक पॉइंट होता है। तो जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसे वो काम करने के लिए दिया जाए, यानी कि कार्य का विभाजन कर लिया जाए। आपको पूरी संस्था में आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसमें अलग अलग कार्य है, उत्पादन करना है, फिर उसको उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको बेचना है, उसको लाभ कमाना, उसकी लागत निकालनी है। तो एक बंदा ये कार्य क्या कर सकता है, सही अच्छे से नहीं कर सकता है, तो आप क्या कर दो, कार्य का विभाजन कर दो। जिस काम में जो बंदा परफेक्ट है उसको वो काम दे दो, तो वो काम क्या होगा, कम समय में और अच्छी क्वालिटी का होगा। उसकी क्वालिटी क्या होगी, और अच्छी से बेहतरीन होगी, और लगने वाला समय क्या होगा, कम होगा। तो फेयर द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत कहता है कि आप अच्छे कार्य के लिए जो व्यक्ति उस कार्य में क्या हो, अच्छी उसकी हाई क्वालिफिकेशन हो ना, उस व्यक्ति को वो कार्य क्या दे देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है वह है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अब अधिकार और दायित्व का सिद्धांत ये कि आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कह रहे हो, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कह रहे हो, यानी आप उसको क्या कह रहे हो, दायित्व दे रहे हो। अब उस दायित्व को पूरा करने के लिए आपको उसके साथ साथ में उसको क्या देना चाहिए, उससे संबंधित अधिकार भी देने चाहिए। ठीक है, अब आप सिर्फ उसे दायित्व ही दायित्व दे दिए, कोई अधिकार नहीं दिया, तो क्या आपका कार्य अच्छे से हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो उस दायित्व को पूरा करने के लिए उससे संबंधित जो भी अधिकार होते ना, वो क्या करने चाहिए, दे देने चाहिए। अब जैसे आप किसी कंपनी में सुपरवाइज़र है, ठीक है, सुपरवाइज़र है और आपको दिया गया है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी मशीनरीज चेक करनी है। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका क्या लेना है, डिसीजन लेना है कि उसका क्या करना है। अब डिसीजन लेना यानी कि आपको क्या दे दिया, अधिकार दे दिया कि अगर उससे होने वाला प्रोडक्शन अगर वो खराब हो रहा है ना, तो आप उस मशीन को बंद कर दो सेम टाइम में, जैसे आपको पता चलता है आप क्या कर दो, उसको बंद कर दो। अगर आपके पास ये अधिकार नहीं होता, आपको सिर्फ दायित्व था कि आपको सुपरवाइजर करना, चेक करना है। अब आपने चेक कर लिया कि इस मशीन से उत्पादन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, आप पहले अपनी रिपोर्ट अपने मैनेजर को दोगे, वो सीनियर मैनेजर को देगा, फिर वो मैनेजमेंट में जाएगा, फिर ऊपर तक बात जाते 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 क्या हो जाएगा, बहुत देर तब तक अपने पास क्या हो जाएगा, बहुत सारा खराब प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आपका प्रयास क्या था, आपके दायित्व तो थे, आपको पता भी चल गया कि ये काम हो रहा है जो गलत है, लेकिन आपको अधिकार नहीं था कि आप उस कार्य को क्या कर लो, रोक लो। तो जिस व्यक्ति को दायित्व दिए जाते हैं उसे उससे संबंधित क्या अधिकार भी दे दो, तो आपका कार्य अच्छे से होगा और आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। फिर अगला जो सिद्धांत है वह है अनुशासन का सिद्धांत। देखो कहते हैं ना कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो हर चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ को कुछ दोगे तो वो आपको रिटर्न में ज़रूर देगा। ठीक है, अपन सोचते हैं कि मेरे को अच्छे परसेंटेज पढ़ाने में पढ़ाई करूँगी और मैं पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करूँगी। ठीक है, फर्स्ट डे जोश रहता है, ठीक है, 7 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन जोश ठंडा हुआ 6 घंटे, फिर 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, और 7 दिन में तो क्या हो जाता, अपना बनाया स्टडी प्लान सब कुछ
फेल। तो अपने जितने परसेंटेज सोचे होते उतने कभी बनते ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अनुशासन मेंटेन करना है। आप डायरेक्टली ऐसा मत सोचो कि 8 घंटे पढ़ना है, नहीं ठीक है मैं 4 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन मैं 4 घंटे के रोज पढ़ूंगी जब तक मेरे एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो आप क्या करो, अगर आप कंटिन्यूस डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना तो आपको क्या होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपके उद्देश्य प्राप्त होंगे, आपको अपने लॉन्ग टर्म फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप यूं नहीं जोश में कि हाँ आज मैं तो 8 घंटे रोज पढ़ाई करूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? आप धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, आपकी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप ऐसा डिसाइड करो कि नहीं मैं 4 घंटे रोज, रोज मीन्स रोज अपना क्या करूंगी, अनुशासन को मेंटेन करूंगी, डिसिप्लिन मेंटेन करूंगी। तो यह है अनुशासन का सिद्धांत। फिर बोल रहा है आदेशों की एकता का सिद्धांत। अब आदेशों की एकता से सिद्धांत से मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी संस्था में 3 स्तर होते हैं, निम्न स्तर यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर होता है मिडिल मध्यस्थ, और ऊपर होते हैं फिर सीनियर लेवल मैनेजर। तो जब आप मिडिल वाला जो होता है वो क्या कर रहा है, उसके नीचे निम्न स्तर वालों को गाइड कर रहा है, बता रहा है किसी कार्य को करना है या नहीं करना, और सीनियर मैनेजर किसको कर रहा है, मिडिल मैन को। तो अब आप एक व्यक्ति को एक ही जना कोई कार्य करने के लिए कहे या उससे रिपोर्ट करे, बताए। अब आपने कि आप जो निम्न स्तर के मैनेजर है ना, आप ऊपर उसके ऊपर 2 मैनेजर हो, आप दोनों जने अलग अलग बार जाते हो, अलग अलग बात उसको बताते, आपको ऐसा करना है, एक जने ने बोला, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आता है, नहीं आपको ऐसा करना है। तो जो काम करने वाला व्यक्ति है वो क्या होगा, कंफ्यूजिंग स्थिति उसकी पैदा होगी, और जब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी तो क्या होगा, वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, पूरे नहीं होंगे। तो बड़ा कि आदेशों की एकता यानी कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के द्वारा या एक ग्रुप को, एक समूह को उसके एक ही सुपरवाइजर द्वारा क्या दिए जाने चाहिए, आदेश दिए जाने चाहिए। अगला जो नियम है वह है निर्देशों की एकता या समानता का सिद्धांत। अब ये बोल रहा है निर्देशों की एकता की भाई आपको आपके अधिकारी ने क्या करा, आपको उद्देश्य दिए कि भाई एक है काम और आपको इस काम को क्या करना है, इस तरीके से करना है। क्या बोला कि समान कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए एक ही अधिकारी एवं एक ही योजना, यानी कि एक जैसे जितने भी काम होंगे ना वो सारे काम एक जैसे ही होंगे। अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आपके उत्पादन की 100 इकाइयाँ बनानी है, तो वो 100 इकाइयाँ एक जैसी बनानी है। यूँ तो नहीं स्टार्टिंग की 10 अलग, फिर 10 अलग, फिर 10 अलग, फिर 10 अलग, यानी ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करनी है, 100 इकाइयाँ एक जैसी बनानी है। तो आपकी क्या है, योजना एक ही है, और उस योजना को बनाने का तरीका, अधिकारी भी क्या होना चाहिए आपका एक। तो क्या बोल रहे हैं, आपकी जो दिए जाने आपकी जो निर्देश है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी कि समानता का सिद्धांत होना चाहिए। फिर अगला जो सिद्धांत है वो बोल रहा है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता, यानी कि आप प्रबंध कर रहे हो यानी कि आप पूरी कंपनी में मैनेजर का काम संभाल रहे हो, और आपके नीचे माना कि आपके 100 जनों या 10 जनों का समूह है जिसे आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। तो अब जब आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई एक बंदा अलग और 9 अलग है, तो आप उन 9 को ध्यान में रखिए, यानी कि जो उस समूह के लिए सही हो, सामान्य रूप से सही हो ना, वो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, न कि एक व्यक्ति के लिए कि नहीं इसको प्रॉब्लम हो रही है तो ये। जैसे कि मैंने एग्जाम देते हैं, अपना जो पेपर बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, एवरेज स्टूडेंट के लिए। अब सभी स्टूडेंट को वो नहीं मानते कि हाँ सभी अच्छे पढ़ने में होशियार है, या सभी को ऐसा नहीं मानते कि बिल्कुल ढपोल है। एक एवरेज स्टूडेंट जिसको सोल्व कर सकता है ना, तो क्या बोल रहा है कि आपको सामान्य हित को क्या देनी चाहिए, वरीयता देनी चाहिए। फिर बोल रहा है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। अपन कोई भी कार्य करते तो क्या, पैसा कमाने के लिए, सैलरी कमाने के लिए, तो क्या होती है, रिम्यूनरेशन। तो ये बोल रहा है सिद्धांत कि आप अपनी संस्था में कर्मचारियों को जो वेतन देते हो, जो पारिश्रमिक देते हो ना, वो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कार्य करता है आप उसको बहुत ज़्यादा सैलरी देते हो, एक व्यक्ति कम काम करता है फिर भी उसको, लेकिन समान लेवल। जैसे कि मान लो कोई मजदूरी कर रहे हैं, मशीन चलाते हैं, तो उन मशीनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। सुपरवाइजर है तो सारे सुपरवाइजर को एक जैसे सैलरी। तो क्या है, कर्मचारी को आपको एक सैद्धांतिक रूप से उनके पारिश्रमिक का क्या करना चाहिए, भुगतान करना चाहिए। फिर इसके बाद अगला है केंद्रीकरण का सिद्धांत। अब केंद्रीकरण का सिद्धांत ये बोलता है कि डिसीजन पावर सिर्फ एक के पास होती है, यानी कि आपका जो सबसे अपर लेवल सीनियर मैनेजमेंट है ना, उसके बाद ही क्या है, किसी भी कार्य को करने लेने या डिसीजन लेने का एक ही के पास है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या कहलाती है, ये
केंद्रीकरण। लेकिन आपने क्या बोला, आपने जितने भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके जो सुपरवाइजर है सबको अपना अपना बोले कि आप अपने लेवल पे अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हो, तो वो क्या हो जाता है विकेंद्रीकरण। यानी कि आपने अपने अधीनस्थों को क्या बोल दिया, अपना डिसीजन आप खुद ही लो, हमारे तक बात नहीं आनी चाहिए, तो वो होता है विकेंद्रीकरण। तो एक संस्था के लिए ना तो केंद्रीकरण अच्छा है ना ही विकेंद्रीकरण अच्छा है। आपको इन दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए, संतुलन स्थापित करके चलना चाहिए। जैसे कि अपना घर होता है, अपने घर में एक सिचुएशन तो ऐसी होती है कि सारे डिसीजन कौन लेंगे, सिर्फ पापा। अगर पापा ने किसी चीज के लिए हाँ कह दी तो वह हो जाएगा, और मना कर दिया मतलब वो कार्य नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन होती है कि हाँ ठीक है, आप पढ़ाई से रिलेटेड मैटर आप अपने खुद के आप ले सकते हो, मम्मी अपने डिसीजन ले सकती है, सब अपने 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 डिसीजन ले सकते हैं। तो जब पापा डिसीजन लेते हैं तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है, केंद्रीकरण। और जब सब अपने अपने डिसीजन आप खुद ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। लेकिन दोनों ही सिचुएशन खराब है, तो आपको इन दोनों में क्या करना है, सामंजस्य बिठा के संतुलन बना के चलना चाहिए। तो ठीक है ना, अब पापा ऐसा बोलेंगे कि इतने ये मैटर है मैं देखूंगा, अगर आप इससे छोटी बातें हैं तो आप मम्मी से पूछ के कर लो या अपने बड़े भाई से पूछ के कर लो। तो आप इन दोनों स्थितियों के बीच में क्या कर लो, सामंजस्य बिठा लो, संतुलन बिठा लो। फिर अगला जो सिद्धांत है वह है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत। यानी कि आप किसी भी कर्मचारी, अपने जो सुपरवाइजर होते हैं, सीनियर मैनेजर, आप किसी भी श्रृंखला को फॉलो करेंगे कि आपको ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे, ई पे। आप ऐसा नहीं डायरेक्ट छलांग लो, ए से ई पे चले गए, ई एफ जी एच, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करनी है, 105 श्रृंखला को क्या करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। फिर अगला जो वह है व्यवस्था का सिद्धांत। अब व्यवस्था का सिद्धांत क्या कहता है, फेयोल ने जो ये बताया है उसने बोला है कि हर चीज़ को करने या ना करने के लिए क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपके जो मजदूर है ना, मजदूर क्या करेंगे, आपके माल को लाने ले जाने का कार्य करेंगे, तो उनके लिए क्या है, व्यवस्था है कि आपको माल जहाँ से गाड़ी आएगी वहाँ से उतारना है, और जो स्टोर रूम में क्या करना है, वहाँ ले जाके रखना है। आपने स्टोर रूम को फिक्स कर दिया, एक व्यवस्था बना दी। लेकिन इसके अपोजिट कंडीशन क्या हो जाएगी, आज माल यहाँ जगह खाली है, आज माल यहाँ जमा दिया, आज यहाँ जगह खाली, आज माल यहाँ जमा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करनी चाहिए, एक व्यवस्था करनी चाहिए कि हाँ ये कंपनी का ऑफिस है, यहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, ये फैक्ट्री यहाँ प्रोडक्शन होता है, ये स्टोर है यहाँ पे कच्चा माल रहता है, ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है यहाँ बना हुआ माल रहता है, या मार्केटिंग से संबंधित कार्य होते हैं, या पैकेजिंग से संबंधित कार्य होते हैं। तो ये क्या है, आपने एक व्यवस्था मेंटेन कर रखी है। तो इस तरह अपन जो सिद्धांत को फॉलो करते हुए कहलाता है व्यवस्था का सिद्धांत। फिर उसके बाद है न्याय एवं निष्पक्षता का सिद्धांत। अब न्याय और निष्पक्षता का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई आप अपने कर्मचारियों से क्या करोगे, सही ढंग से निष्पक्ष रूप से बात करोगे। ऐसा नहीं कि उसे किसी चीज़ के लिए नहीं पता है तो आप उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, या आप उसके साथ, आपका बात करने का तरीका या उनसे आपके संबंध क्या होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, आप उनसे अच्छी तरह से बात कर रहे हो, और आप उनसे क्या करोगे, आप मतलब जो भी चीज़ करोगे उनके फेवर में करोगे। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ दुर्व्यवहार करके और उनको डांट कपट के भगा दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो। तो क्या होना चाहिए, आप न्याय और निष्पक्ष होने चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति। फिर अगला जो वह है कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत। देखो इसमें ये बोल रहा है कि कार्यकाल में स्थायित्वता, यानी कि आप किसी एक कार्य को करते हो, कर रहे हैं अपन उसमें क्या हो जाता है, फिर परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन है जी, आप आज आप प्रोडक्शन में हो, कल आपको सेल्स में जाना है, परसों आपको मार्केटिंग में जाना है, फिर आपको फैक्ट्री में जाना है, फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिर आपको सुपरवाइजर से मीटिंग करनी है। अब आपको पता ही नहीं है, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, आपका तो कोई भी काम नहीं हो रहा, परफेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपको 10 दिन यहाँ जॉब करनी है, 10 दिन यहाँ करनी है, तो आपको क्या स्थायित्व नहीं है आपके काम में, न तो आपके काम में स्थायित्वता है, ना ही आपके कार्यकाल में स्थायित्व। मतलब आपको पता ही नहीं कि आपको कल कहाँ जाना, हाँ ठीक है, आपको रात को मैसेज आएगा कि सुबह आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कोई भी कार्य क्या होता है, बेहतरीन तरीके से नहीं होता, और कर्मचारियों की कार्यकुशलता में क्या होती है, कमी आती है, जिससे संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो किसी भी एम्प्लॉय का बार बार आपको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। और क्या है कि भाई आप एक टाइम पीरियड कि हाँ ठीक है, आपका 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, उसके बाद ही आपका क्या होगा, स्थानांतरण, ठीक है। फिर अगला जो वह है पहलपन का सिद्धांत। पहलपन का सिद्धांत ये बताता है कि आप मैनेजर हो, मैनेजमेंट हो, आपके अंडर में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं ना, आप उससे पहल करो, आप उनसे पूछो कि
कि आप भी कोई आइडिया बताओ, अपन अपने कोई कार्य करना है तो अपन किस तरीके से करें, तो अपने आपके पास क्या आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और नए नए आइडिया से क्या होगी, पहलपन की भावना का विकास होगा। फिर उसके बाद है समूह भावना का सिद्धांत। अब देखो, क्योंकि अपना जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ही क्या है, मानवीय कार्यों को करवाने की क्रिया, और मानव में क्या होंगे, मानव से संबंधित संगठन होंगे, समूह होंगे। तो उन समूह को एक साथ कार्य करने, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने के चलने की भावना क्या होती है, समूह भावना। तो ये सिद्धांत बताता है कि किस तरह से आपका जो समूह है वो एक तरह एक सार होकर क्या करे, कार्य करे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिद्धांत 14 जो अर्थशास्त्री फेवल ने प्रतिपादित किए थे। अब इसके अलावा अपने को कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रखे हैं जो अनेक अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं, जैसे टेलर, उर्वी, कुंज, डोनेल, टेरी आदि ने किए ना। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ रहे हैं। पहला है उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है ना। आप किसी कार्य को करे जा रहे हो। अब कैसे अपन चल रहे हैं, आपको कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, पता नहीं, जहाँ रास्ता ले जाए, यानी चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो क्या पता, कोई एग्जाम है नहीं पता, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या पता। तो आपका क्या है, कोई गोल ही नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कर रहे हो। तो आपको क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहा है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन यानी कि क्या, प्लानिंग करना। आप किसी कार्य को करने के लिए निश्चित सीमा, निश्चित समय में, निश्चित संसाधनों में, निश्चित व्यक्तियों के साथ करने की क्या करो, सबसे पहले प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके लक्ष्य क्या होंगे, आपको जल्दी से प्राप्त होंगे और अच्छे तरीके से प्राप्त होंगे। तो ये सिद्धांत बताता है कि आपको अपने संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले इसे क्या करना चाहिए, एक अच्छा नियोजन करना चाहिए। यानी कि एक अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। यानी कि फर्स्ट आप अच्छी प्लानिंग करोगे तो आपके उद्देश्य क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे होते जाएंगे, और आप अपने लक्ष्य की तरफ क्या हो जाओगे, अग्रसर हो जाओगे, और आपको श्योरिटी होगी कि हाँ मुझे मेरा ये लक्ष्य मिल ही जाएगा। फिर अगला जो वह है अपवाद का सिद्धांत। अब अपवाद का सिद्धांत क्या होता है कि भाई आप मैनेजर हो अपनी टीम, और अपनी टीम कि आपके पास कुछ एम्प्लॉई है जिनकी आपके पास एक टीम है। तो अब आप यूँ नहीं कि आप बार बार उनसे जाके आप उनको करो कि ये ऐसे क्यों करा, ये ऐसे क्यों करा, ये ऐसे क्यों करा। उसको बार बार टोका टाकी नहीं करना। आपने उसको कोई कार्य दे दिया कि आप इस काम को कंप्लीट करके मेरे को रिपोर्ट करें, ठीक है ना। अब वो जब तक रिपोर्ट ना करे, या आपने उनको टाइम दिया कि आपको 2 दिन में रिपोर्ट करनी है, तो जब तक 2 दिन ना बीत जाए आप उनको जाके बार बार नहीं करो, हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसा कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपवादजनक स्थिति को पैदा नहीं करनी है। उससे आपके जो कार्य करने वाले लोग होंगे उनका क्या होगा, उनका उत्साह खत्म हो जाएगा। वो ना तो सही ढंग से कार्य कर पाएंगे, ना ही जिम्मेदारी ले पाएंगे, ठीक है ना। मतलब वो उनका खुद का कोई सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर अगला जो वह है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। अब नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत क्या कहलाता है कि देखो, जब आप मैनेजर हो और आपके साथ कुछ एम्प्लॉय की टीम है जो आपको कार्य कर रही है, तो आपको उनको क्या कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 5 जनों की टीम को आपको हैंडल करने के लिए दिया गया है और वो 5 आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, उनको कंट्रोल लाना चाहिए। तो ऐसा कंट्रोल सही ढंग से बना रहे तो आपके समूह की संख्या क्या करनी चाहिए, निर्धारित करनी चाहिए कि भाई एक व्यक्ति इन 5 को ही देखेगा। अब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बना दिया मैनेजर और उसको दे दिए 100 जने, 100 को संभालो, तो क्या रहेगा, मैनेजर का उन 100 पे कंट्रोल ही ना रह पाएगा। तो इसी स्थिति के बचने के लिए क्या बताया, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत बताया कि भाई आप एक मैनेजर को टीम में उतने ही व्यक्ति दो जिनको क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद अगला जो है वह है संतुलन का सिद्धांत। अब संतुलन का सिद्धांत ये बोल रहा है कि भाई आप जो मैनेजर हो और आपके जो टीम के मेंबर है, एम्प्लॉय हैं, वो आपस में क्या करें, सामंजस्य बिठाए। ये तो हो गई टीम के एम्प्लॉय की बात। अब आप मैनेजर हो सेल्स डिपार्टमेंट के, एक और मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एक और मैनेजर है पैकिंग डिपार्टमेंट का, एक और मैनेजर है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। तो आप लोग भी आपस में क्या करो, संतुलन, सामंजस्य बिठा के चलो। तो इससे क्या होगा, अब जैसे मान लो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, आपके पास सेल्स आता है, बोलता है कि भाई इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ, उससे फिर हम हमारे एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाएं, सेल ग्रो करने के लिए कुछ कुछ कार्य करें, और आप उनसे नहीं पता होगी जब बता देंगे।
तो क्या होगा, आपका उससे सामंजस्य नहीं है, और ये सामंजस्य नहीं होगा तो संस्था के उद्देश्य क्या सही से पूरे नहीं हो पाएंगे। हो सकता है उसको लगे कि इस बार उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दे, जबकि असली में उत्पादन उतना हुआ ही नहीं। लोग आपके पास सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है, सामान ही बना हुआ नहीं है। किस वजह से, अब आप दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं था, उस वजह से संस्था को क्या होती है, हानि होती है, लॉस देखना पड़ता है। तो आपको क्या है, ये संतुलन का सिद्धांत फॉलो करना चाहिए। फिर अगला जो वह है प्रमापीकरण का सिद्धांत। अब ये देखो, जो प्रमापीकरण का सिद्धांत है, क्या बोल रहा है कि आप हर चीज का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो। जैसे अपन इसमें पढ़ते हैं लागत लेखांकन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड प्रमापित लागत क्या है, उसी तरह से किसी कार्य को करने या न करने के लिए क्या है, कोई प्रमाप निश्चित कि आपको ऐसा तो करना ही है, वो कहलाता है प्रमापीकरण का सिद्धांत। फिर उसके बाद है मानवीय संबंधों का सिद्धांत। हम मानवीय संबंध कैसे होते हैं कि भाई आप एम्प्लॉयर हो, ठीक है, संस्था हो, आपका मैनेजमेंट है, फिर मैनेजमेंट के अंडर में क्या है, एम्प्लॉय टीम है। तो अब आप है ना, अब अपने एम्प्लॉय को क्या समझो, इंसान समझो, मानव समझो, कि वो क्या है, एक मशीन ही है, इंसान है। उसको भी भाई उसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी उसकी कुछ आवश्यकता है, या वो भी थकता है। आप उसको आप उनकी वर्किंग आवर्स डिसाइड करो। जैसे कि फैक्ट्री में भी, जैसे फैक्ट्री एक्ट और इस तरह से आते हैं ना कि आप मजदूरों से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, उनकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो ये क्या है, मानवीय संबंधों के सिद्धांत से ही क्या हुए, ये ग्रो अप हुए हैं। फिर अगला जो वह है समन्वय का सिद्धांत। अब समन्वय क्या बोल रहा है, समन्वय को ऐसा कहते हैं कि ना ये प्रबंध की आत्मा है और प्रबंध का क्या है, सार है। कि अगर आपने अच्छा समन्वय स्थापित कर लिया, संतुलन अच्छा बिठा दिया, मानवीय संबंध अच्छे से कर लिए, यानी कि आपने क्या किया, अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा लिया किसके साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर के साथ, तो आपका सब कुछ क्या है, अच्छा है। आप अच्छे से क्या कर पाओगे, संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति कर पाओगे। और क्या होगा, उनके सभी कार्यकलाप एक दूसरे से समन्वित होंगे, तो कार्य क्या होगा, जल्दी होगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, और सफलता क्या होगी, अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। फिर अगला जो सिद्धांत है वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब अभिप्रेरणा मतलब क्या, आप अपने अंडर में जो भी टीम है, जो एम्प्लॉय हो, उनको क्या, आप उनको इंक्रेज करो, मोटिवेट करो कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। तो उस बंदे को भी लगेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन आप तो उनको डांट के, आपने ऐसा नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, डीमोटिलाइज हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा कि नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये अभिप्रेरण का सिद्धांत बताता है कि आपके अंडर में जो भी आपके एम्प्लॉय है, जो भी है, आप उनको क्या करते रहो, अभिप्रेरित करते रहो कार्य को करने के लिए, अपने मोटिवेशन, उनको मोटिवेशनल स्पीच दो, ट्रेनिंग दो, इस टाइप से। फिर बोल रहा है नियंत्रण का सिद्धांत, यानी कि यही अपन ने जो फेल का पढ़ा था, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, उसी से ये मिलता जुलता है कि भाई आपके एम्प्लॉय पे नियंत्रण होना चाहिए, आपके प्रमाप निर्धारित होने चाहिए, आपको जो आदेश निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार आपको क्या करना है, कार्य करना है। फिर अगला जो है वह है सहभागिता का सिद्धांत। अब सहभागिता का सिद्धांत अपने को ये बोल रहा है कि भाई आप मैनेजर और आपके एम्प्लॉय किसी कार्य को करने में आप दोनों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। आप ये सहमति ले जाके सीनियर मैनेजर को दे रहे हो, किसको, संचालक मंडल को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर वो उनकी दे रहे हैं, तो एक दूसरे की क्या है, सहभागिता। तो ये कहलाता है सहभागिता का सिद्धांत। फिर बोल रहा है सामाजिक दायित्व का सिद्धांत। सामाजिक दायित्व का मतलब ये होता है कि आपकी कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री है और वहाँ पे ना अच्छी खासी पॉपुलेशन है और आपके फैक्ट्री से उनको बहुत दिक्कत होती है, तो आप अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्धारण करो कि हमारी वजह से उन समाज के लोगों पे क्या हो, बुरा प्रभाव ना पड़े। इसीलिए आजकल ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, इस टाइप से जो क्या ना, अपने आप एक अगर प्रोडक्शन फैक्ट्री से अपने लाभों का कुछ हिस्सा क्या करना पड़ेगा, समाज के लिए करना पड़ेगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते, केमिकल नहीं छोड़ सकते, ये जो होते हैं किसमें आते हैं, सामाजिक दायित्व में। फिर अगला और लास्ट सिद्धांत है वह है सरलता का सिद्धांत, यानी कि आपको कोई कार्य करना नहीं करना है, कैसे करना है, ये अपने कर्मचारी अधीनस्थों को कैसे सरल रूप से बताओ कि आपको ये काम करना है। अब वो वैसे भी देखो निम्न स्तर के होंगे, तो उन्हें उनकी भाषा में सही तरीके से बताएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप उनसे क्या करो, सरलता से बात करो, सरलता से बताओ। तो ये सिद्धांत यही बताता है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रबंध के कुछ सिद्धांत, अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत और अर्थशास्त्री फेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जिनका आज हमने डिस्कशन किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा
यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।